हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मेरे पास वापस से दो रिव्यूज। पहला रिव्यू है बर्ड बॉक्स बार्सिलोना और दूसरा रिव्यू है द ट्रायल। टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे ऐड कर दिए हैं, जो भी देखना हो जस्ट वन क्लिक एंड वॉच इट। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्ड बॉक्स बार्सिलोना मूवी के बारे में। ये मूवी एक स्पिन ऑफ सीक्वल है बर्ड बॉक्स मूवी का, जो कि 2018 में नेटफ्लिक्स पर आई थी और वो बहुत ही बढ़िया मूवी थी। तो उसको अपनी लिस्ट में ऐड करना बिल्कुल मत भूलना, वो एक देखने लायक मूवी है। तो वैसे इन दोनों मूवीज में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है सिवाय एक चीज के कि धरती पर कुछ बीइंग्स आते हैं। अब वो बीइंग्स कौन है, एलियन है, भगवान है, एंजल्स है या घोस्ट है या शैतान पिशाच कौन है, कोई आइडिया नहीं। तो जो भी ह्यूमंस इन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं वो अचानक से सुसाइड करने लग जाते हैं। तो इन दोनों मूवीज में यही चीज कॉमन है और ये दोनों मूवी सर्वाइवल मूवीज हैं। पिछली वाली मूवी की स्टोरी यूएसए की थी और इस वाली मूवी की स्टोरी बार्सिलोना स्पेन की है। तो ये था पूरा का पूरा इस मूवी का प्लॉट, जो कि पेसिंग वाइज ठीक ठाक सा चलता है। इसमें भी ये मूवी दो टाइमलाइंस में डिवाइडेड है। एक तो प्रेजेंट की स्टोरी चलती है और एक चलती है पास्ट की स्टोरी, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त पे कैसी तबाही मच गई थी। बट इस पूरे पॉइंट में सबसे बड़ा मेजर लैकिंग पॉइंट जो था वो था स्क्रीन प्ले का। आई मीन आप लोग जब भी प्रेजेंट वाली स्टोरी के साथ कनेक्शन थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू करोगे, इतने में हम उठ के पास में चले जाएंगे और फिर जैसे तैसे आप फ्लैशबैक के साथ अपना कनेक्शन बनाना शुरू करोगे, इतने में हम वापस जंप होके प्रेजेंट में आ जाएंगे। और इसी एक चीज की वजह से आप लोग कभी भी स्टोरी के साथ अपना एक पूरा कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। मतलब आप लोग पिक्चर अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, लेकिन फिर भी एंड में आपको ऐसा लगेगा कि यार कुछ अधूरा छूट गया है। अच्छा, एक और चीज इस मूवी में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि ये मूवी प्रॉपरली एक सीक्वल के लिए बनाई गई है, यानी कि इसके बाद इसका एक और पार्ट आएगा। अब ये टोटल एग्जैक्टली कितने पार्ट्स आएंगे ये तो भगवान ही मालिक है। बट इस मूवी को देखने से पहले अगर आपके पास एक सवाल है तो इस मूवी को देखने के बाद वो सवाल आपके 10 हो जाएंगे जिसके आपके पास कोई जवाब नहीं होंगे। और इस पॉइंट पे मुझे भी लगा कि यार इनको एटलीस्ट 10 में से किसी एक का जवाब दे देना चाहिए था, ताकि इसके आने वाले जो नेक्स्ट सीक्वल्स होंगे उसके साथ थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट बना रहे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब इससे हुआ ये है कि आपकी जो जवाबों की प्यास है वो कभी बुझती नहीं है और एंड में जाते जाते आप पूरे तरीके से डिस्कनेक्टेड हो जाओगे स्टोरी से और आपको फीलिंग आएगी कि यार हमारा प्रॉपर अच्छे तरीके से बुद्धू काटा गया है। अब चलो, स्टोरी के अलावा जो सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट था उससे मैं इंप्रेस्ड हूं। आपको बहुत अच्छे से वाइड शॉट्स, ड्रोन शॉट्स और एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। कलर ग्रेडियंट्स वर ओके, बैकग्राउंड साउंड काफी नॉर्मल सा था। एक्शन सीन्स में ये म्यूजिक जो है वो काफी लाउड हो जाता है, जिसकी एक्चुअली कोई जरूरत थी नहीं। फिर आता है एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट, जहां लीड में हमें सबसे पहले दिखते हैं मारियो कैसस। इसमें इनका नाम होता है सेबेस्टियन। इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और आप लोग इनके कैरेक्टर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट जरूर करोगे। बट वही वाला पॉइंट है कि एंड में जो आपके मन में सारे सवाल रह जाएंगे ना, उसमें से आधे से ज्यादा इस कैरेक्टर से रिलेटेड है। इसके बाद लीड में हमें दिखती है जॉर्जिना कैम्पबेल। इनकी एक्टिंग अच्छी थी बट इनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था, इसलिए आप इस कैरेक्टर से कभी एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे कोई भी कनेक्शन। ओवरऑल इस मूवी का एक ही मकसद है, आप लोगों को इसके आने वाले सीक्वल के लिए तैयार करना विद अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विद द हेवी बर्डन ऑफ डिस्कनेक्शन। फाइनली इस मूवी का रन टाइम है 1 घंटा और 45 मिनट का, जिसमें से कट शॉट करके ये इस मूवी को 1 घंटा और 20 मिनट का कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कैरेक्टर डेवलपमेंट किया नहीं है, आपने स्क्रीन प्ले ढंग से किया नहीं है, तो ये सारी चीजें कट शॉट हो सकती थी। और मेरी तरफ से इस मूवी को 2 आउट ऑफ 5 रेकमेंडेशंस। देखो, यहां पर मेरे पास 2 पॉइंट है बोलने के लिए। सबसे पहला, एक तो ये बिलो एवरेज वन टाइम वॉच मूवी है, तो अगर आपका मन है देखने का बिल्कुल देख लो। दूसरा पॉइंट, अगर आप इस मूवी को नहीं भी देखते हो तब भी आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। इससे ज्यादा बेटर आप इसकी पहली 2018 वाली मूवी देख लो। अब चलो, ये रिव्यू यही खत्म। तो अब बात कर लेते हैं द ट्रायल शो के बारे में। ये वेब सीरीज आपको मिलेगी डिज्नी हॉटस्टार ऐप पर। इस शो में आपको मिलेंगे टोटल 8 एपिसोड, जो कि हैं 45 मिनट्स ईच। और इस शो का जॉनर है कोर्ट रूम ड्रामा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये शो रीमेक है इस शो का, जिसका नाम है द गुड वाइफ। सबसे पहले प्लॉट के बारे में जान लेते हैं। ये है एडिशनल जज। ये बंदा जेल चला जाता है बिकॉज ऑफ डूइंग सम सेक्सुअल फेवर्स। और ये है इनकी वाइफ, जो कि अपने हस्बैंड के जेल जाने के बाद नौकरी ज्वाइन करती है एज अ लॉयर, और जो कि सबसे पहले फिलहाल एक इंटर्न है, क्योंकि ऑब्वियसली देखो इनको अपना घर चलाना है। कौन सा वाला घर? ये 3 BHK डिजाइनर फ्लैट। और फाइनली ये इंटर्नशिप करते करते बहुत सारे केस सॉल्व कर देती है और उसके बाद ये अपने हस्बैंड का जो केस है उसको भी अपने हाथ में ले लेती है। तो देखो, ये मोटी मोटी यही स्टोरी है। अभी शो के राइटर्स है अब्बास दलाल, हुसैन दलाल और सिद्धार्थ कुमार, और इन तीनों ने बहुत ही सस्ते नशे करके ये स्टोरी लिखी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, कोर्ट रूम ड्रामा होने के बावजूद आप 70% शो में मुझे लॉजिक ढूंढ कर बता दो। और इसके अलावा ना, आप एक कोर्ट रूम ड्रामा से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करते हो? थोड़ा सा लॉजिक कि भाई साहब केस आएगा, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होगी, थोड़ा सा विटनेस को प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा माइंड गेम्स चलेंगे, थोड़े से सबूत इकट्ठे होंगे। इस शो में आपको इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। और सबूत तो भूल ही जाओ भाई, वो तो लिटरली शो में प्रकट हो रहे थे। मतलब सबूत जो है वो वीकेंड की छुट्टी पर गया है और उसको मंडे को कोर्ट में अचानक से हाजिर होना है, प्रकट होना है। तो वो मंडे को कोर्ट में प्रकट हो जाता है और फिर बोलता है कि देखो भाई साहब, हम सबूत हैं, हमको देख लो। इसके अलावा नयोनी का बिना कुछ किए बैठे बैठे सारे केसेस जीत रही है। और ये केस सारे कौन से हैं? ये सारे रियल लाइफ केस है जिनको बहुत ही घटिया और वाहियात तरीके से अडेप्ट किया है। अब
कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो जैसा कि स्टोरी है जो कि बंदर जैसे इधर उधर गुलाटियां खाती रहती है, वैसे ही हैं इस शो के कैरेक्टर्स जो हर 2 मिनट में गुलाटियां खा रहे हैं इधर से उधर। सबसे पहले नयोनिका का कैरेक्टर, जब पति जेल जा रहा होता है तो शी इज लाइक कि तुमने चीट किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, और कोर्ट के अंदर शी इज लाइक कि बेकसूर को इंसाफ दिला के रहूंगी वगैरह वगैरह। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये बंदी 6 महीने पहले से डिवोर्स प्लान करके बैठी है, बट अब जाके इससे एलिमनी के पैसे नहीं छूट रहे हैं, और फिर एंड में जाकर ये अपने पति को बचाने के चक्कर में विटनेसेस को ब्राइब कर रही है, उनको धमका रही है, और जिसमें भी इसका हस्बैंड गिल्टी है, ही इज नॉट इनोसेंट। अच्छा, इसके अलावा एक फनी चीज और बताता हूं मैं आपको, एक चैलेंज और मैं करता हूं आपको कि आप मुझे ये ढूंढ के बताओ कि इस पर पति पर एग्जैक्टली केस किस चीज का चल रहा था, ब्राइबिंग का, सेक्स करने का, चीटिंग करने का, या किसका, मतलब किस चीज का केस चल रहा था। आप लोग बस ये ढूंढ के मुझे ये बता दो। इस कैरेक्टर के अलावा जो सबसे ज्यादा वेस्टेड कैरेक्टर मुझे लगा वो था शीभा चड्डा जी का कैरेक्टर। इनका शो में नाम होता है मालिनी, और इनको पूरी सीरीज में सिगरेट पीता हुआ और अपने कर्ल्स सुलझाते हुए दिखाया गया है बस, जबकि एक लॉ फर्म की मालिक है। मतलब एक पॉइंट में ना शीभा चड्डा ने जाके राइटर्स को पूछा होगा कि भाई अगला सीन क्या है और मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, तो राइटर्स ने डेफिनेटली यही कहा होगा कि अरे मैडम आप कहां एक्टिंग के चक्करों में पड़ रहे हो, वैसे भी एक्टिंग कोई कर नहीं रहा, और जो कर रहा है उसको हम मना करके बैठे हैं। तो आप एक काम करना, जब भी डायरेक्टर साहब चिल्लाएंगे एक्शन, तो आप बस अपने राइट हैंड पे सिगरेट पकड़ना और फिर लेफ्ट हैंड से अपने कर्ल्स को स्ट्रेट करना बस। इनके अलावा जो सबसे वेस्टेड कैरेक्टर था वो था किरण कुमार सर का। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज, ये हमारी जनरेशन में प्रेजेंट बहुत ही टॉप लेवल के आर्टिस्ट में से एक है। ये इस शो में मालिनी के बिजनेस एंड फर्म पार्टनर होते हैं, और राइटर्स ने इनसे इस कैरेक्टर से पूरा बदला लिया है। अब वो पता नहीं किस चीज का बदला, लेकिन वो दिखता है कि हाँ भाई बदला लिया है। मतलब एक सीन में काजोल इनको आके बोलती है कि सर देखो मुझे मालूम है कि आप ये दवाइयां क्यों लेते हो, क्योंकि आपको डिमेंशिया है। तो काजोल वाज लाइक प्रोवाइडिंग हिम अ लिटिल सपोर्ट। इस चीज पर इनके कैरेक्टर ने कैसे रिएक्ट किया होगा। ये बंदा कंपनी छोड़ के चला जाता है और मालिनी को बोलता है कि मैं एक दूसरी कंपनी खड़ी करूंगा जस्ट टू डिस्ट्रॉय यू। मतलब ये वो वाला पॉइंट था जहां पर बेनाडिल की पूरी बोतल मैंने सर पे खाली करके और मालिश करी, और इस पॉइंट पे मैं सोचा था कि काश मुझे डिमेंशिया हो जाए और मैं भूल जाऊं कि मैं ये शो देख रहा हूं। फिर आती है कुब्रा सेठ, इनको दिखाया है गरीब, और मुझे कोई आइडिया नहीं कि इनका कैरेक्टर ऐसा एक्ट क्यों कर रहा था, और मुझसे ये भी मत पूछना कि इनका कैरेक्टर इस शो में एग्जैक्टली है कौन। अच्छा, इसके अलावा होता यह था कि इस शो में इनसे जब भी कोई भी सवाल पूछा जाता था तो ये बोलते थे कि मैं गरीब हूं। एक सीन में नयोनिका इनसे पूछते हैं कि यार और बता तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, जिसका ये जवाब देती है कि मैं गरीब हूं, मेरी जिंदगी में और क्या चल सकता है। अगले एपिसोड में नयोनिका इनको पूछते है कि यार और बता तेरा कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या नहीं है, क्या चल रहा है, जिसका ये जवाब देती है कि यार देख मैं गरीब हूं, मेरा कहां से कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। इसके बाद आते हैं गौरव पांडे, जिनका इस शो में नाम होता है धीरज। ये इस शो में एक इंटर्न है और ये नयोनिका के एक राइवल जैसे दिखाए गए, क्योंकि कंपनी में पोजीशन सिर्फ एक की खाली है, तो वो या तो धीरज की हो सकती है या फिर नयोनिका की। अब इस शो में प्रैक्टिकली जिसको थोड़ा सा रोल मिलना चाहिए था वो यही बंदा था, बट इसको एंड में पूरा एक विलन कैटेगरी में जाते हुए दिखाया। अब मानो या ना मानो, बट दिस इज द सेकंड मोस्ट सेंसिबल गाय इन द शो। अब इस शो में धीरज जो है वो एक्चुअली गरीब है। इसके पापा पेटी थेफ्ट के कारण जेल में चले जाते हैं, इसे अपना घर बार चलाना है, इसे अपने भाई को पढ़ाई करवानी है, बट एंड में जाके वो जॉब मिली किसको होगी, जस्ट गेस करो एंड यू आर राइट। चलो दिस पार्ट इज स्टिल ओके, बट इसको विलन दिखाना ये मुझसे डाइजेस्ट नहीं हुआ। फिर सबसे बड़ा पूरी सीरीज पर क्वेश्चन मार्क लगाने वाला ये कैरेक्टर इलियास। आप मुझे ढूंढ कर बता दो कि ये बंदा था कौन। क्या ये वकील था, क्या ये कोई पॉलिटिशियन था, या कोई पार्टी वर्कर था, नहीं एग्जैक्टली था कौन। मेरे हिसाब से देखो मुझे लगता है कि ये हुआ होगा कि जब भी राइटर्स के जो सस्ते नशे थे वो नशे उतरे होंगे और उनको हैंगओवर होने लगा होगा, उस पॉइंट पे इन लोगों ने ये वाला कैरेक्टर क्रिएट किया ताकि इनको किसी भी चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़े। ये कैरेक्टर ना हमेशा अचानक से प्रकट होगा और फिर अचानक से सब चीज सही हो जाएगी। खोए हुए बिल्स मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे, हारे हुए केस जीत जाएंगे, विटनेस पलट जाएंगे, जजेस बदल जाएंगे, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। मतलब इस कैरेक्टर के आते ही आप लोग समझ जाना कि लॉजिक गया तेल लेने, अब सारी चीजें चलेंगी भैया ऑटो पायलट पे। इस पूरे शो में जो कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा सेंसिबल लगेगा वो है ये विशाल, जो कि प्ले किया है एली खान ने, बट वो भी सिर्फ 4 एपिसोड्स तक। 4 एपिसोड्स तक ही विल मेक सेंस, बट उसके बाद ये कैरेक्टर भी गया तेल लेने। और सबसे बड़ी बात, अभी तक तो मैंने इसका ओरिजिनल वाले कंटेंट से कंपैरिजन भी शुरू नहीं किया है। अब यार इसके अलावा ना जो एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट है उसमें सबने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, बट अब इसमें इन बेचारों की कोई गलती नहीं है कि कैरेक्टर्स जो थे वो इतने घटिया और वाहियात तरीके से लिखे गए थे। तो ओवरऑल देखो मुझे इस डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है। दे ट्राइड टू गिव इट देयर बेस्ट, बट अब इस शो के डायरेक्टर हैं सुपर्ण वर्मा, जिन्होंने फैमिली मैन सीरीज लिखी है, और उनके लिए मेरी सिर्फ एक सिंपल सी एडवाइस, सर प्लीज आप अच्छे राइटर्स को हायर करो। हमें नहीं चाहिए बागी 3 वाले राइटर्स। आपने हमें फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज दी है, तो प्लीज अपने लेवल के राइटर्स को लेकर आओ। हे भगवान। अब फाइनली इस शो में है टोटल 8 एपिसोड्स, और मैं आपको इस पूरे शो को देखने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ जो कि मैंने खुद पे टेस्ट किया है। आप सबसे पहले इसका ट्रेलर देखो,
दैट इज कंप्लीट एपिसोड 1 और फिर आप डायरेक्टली लास्ट एपिसोड देखो। बस मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, ये पूरा आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बीच में से आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी, लेकिन नहीं, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। डायरेक्ट ट्रेलर और लास्ट एपिसोड। मैं पहला एपिसोड देखते ही समझ गया कि ये जो ट्रेलर है वो पूरा का पूरा एपिसोड 1 है। फिर मैं ये भी समझ गया कि आगे क्या होने वाला है। फिर मैंने देखा डायरेक्ट लास्ट एपिसोड एंड इट टोटली मेड सेंस। फिर मुझे भी लगा कि नहीं यार, बीच में से मैंने कुछ ना कुछ जरूर मिस किया होगा, मुझे पूरा देखना पड़ेगा। और ये पूरा देखने के बाद भाई मैं जो पछताया हूं। तो ओवरऑल इस पूरी सीरीज को कट शॉर्ट करके ये इसको 1.5 घंटे की पिक्चर बना सकते थे, जो कि देखने में अच्छी भी लगती। अब फाइनली इस शो को मेरी साइड से 1 आउट ऑफ 5, और ये 1 भी सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट को। रिकमेंडेशंस मत देखना, साफ खुला और स्पष्ट शब्दों में आपको क्लियरली बता रहा हूं, मत देखना। और अगर आप लॉयर हैं और आप फिर भी मेरी बात नहीं मानते, आपको फिर भी ये शो देखना और आप देखते हैं, तो उसके बाद आप लोग जो नटराज स्केल से अपने हाथों की नस काटोगे, उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। खत्म करो यार, बहुत सर में दर्द हो रहा है। बट सुन लो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाओ। अगले वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।